हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज मैं बात करूंगा जो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने जा रहा है अपने स्टेट में, उसके बारे में। ये लॉ कैसे आया है यहाँ पर, इसकी चर्चा करेंगे। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा देखेंगे, क्यों इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में है इसको भी हम समझेंगे। और अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट होगा तो क्या क्या नए बदलाव होंगे, और इसके बाद कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है। इन चीज़ों को भी हम आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कर रहे हैं किसी भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी, तो लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल आपके लिए लाया है जुडिशरी का रामबान कोर्स। इस कोर्स में आप जो है 20 से ज़्यादा स्टेट के जुडिशरी के जो भी सिलेबस हैं उसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कोर्स बड़े ही रिजनेबल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप अभी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और इंस्टा20 का कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही अलग अलग और भी कोर्स हैं जो हमारे कोर्स सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ न्यूज़ में इतनी ज़्यादा क्यों है, तो हम बात करें इसके लिए। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो सामान्य नागरिक संहिता को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो कमेटी का गठन किया गया था, वो 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट जो है वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। अब ये जो ड्राफ्ट अपना सौंपेगी, तो इस ड्राफ्ट के बाद इसके बिल को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तराखंड की। और जैसा कि मालूम है कि वहाँ पे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में है, तो उम्मीद है कि वहाँ से ये बिल भी पास हो जाए और इसको जल्द ही जल्द यहाँ पे उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करा दिया जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी इलेक्शन आने वाला है, तो हर चीज़ ऐसी की जा रही है जो कि न्यूज़ लाइट में हो, जिसके ऊपर आने वाला इलेक्शन लड़ा जाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है इसका, तो पूरा का बैकग्राउंड जैसे कि अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं 2014 में जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे, तो उस टाइम जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उन्होंने कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लेकर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो इसको मैं बता दूं आपको कि जैसे कि हमारे पास क्रिमिनल का एक पूरा का पूरा यूनिफॉर्म कोड है, क्रिमिनल क्रिमिनल कोड। उसमें जो है कोई भी इंसान अगर क्राइम करता है तो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको एक ही सज़ा मिलती है। हालांकि हमारे पास भी कुछ हद तक हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे कि हम अगर सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो वो सारे जो सिविल मैटर्स हैं, ज़मीन से रिगार्ड में, आपके कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में, इन सारी चीज़ों को वही डील करता है। सिविल कोर्ट में डील करने के लिए वही है। लेकिन जो बेसिकली हमारे फैमिली मैटर्स है ना, उनको डील करने के लिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। कोई यूनिफॉर्म बेसिकली सिविल लॉ नहीं, क्योंकि वो जो फैमिली मैटर होता है वो हमारा सिविल लॉ का ब्रांच है। उसमें जो मैरिजेस होती हैं, वो इनहेरिटेंस के जो राइट्स होते हैं, डिवोर्स होता है, अडॉप्शन होता है, इनके रिगार्ड में हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। सब अपने धर्म के हिसाब से इन सारे चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें कुछ में कमियां हैं, कुछ में अच्छाइयां हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जो कि इन सारी चीज़ों को एक साथ रेगुलेट करेगा। चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का हो, वो इन्हीं लॉ को मानेगा जो हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में डाल देंगे। अब ये राइट जो है वो आता कहाँ से, ये राइट आता है आर्टिकल 44 से। आर्टिकल 44 जो है, जो डीपीएसपी है हमारा, बेसिकली वो बात करता है कि जो स्टेट होगा वो शैल इंडेवर टू इंश्योर फॉर इट्स सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट कोशिश करेगा कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करें हमारे सिटीजन को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये हमेशा 2 बातें ध्यान रखने की है। ये कहता है इंडेवर, मतलब कि कोशिश करेगा, ये कहता नहीं कि स्टेट बनाएगा ही, पहली चीज़। और जैसा कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो जस्टिसेबल नहीं है, या हम कह लें नॉट इन्फोर्सेबल है। किसी में कोर्ट में जाके हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट इस काम को करे। इसलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, ना कि फंडामेंटल राइट कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगेन ये एक फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, कि मतलब जब भी कोई स्टेट जो है कोई लॉ बनाएगा तो इस चीज़ को ध्यान में रख के उस लॉ को बनाएगा। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहाँ पे रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट जो है अपना लॉ बनाने जा रहा है, तो आर्टिकल 44 को ध्यान में रख के अपना एक लॉ बना रहा है जिसमें वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगा। बेसिकली अभी हम जो बात करें उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम चीज़ देखें, इसकी बैकग्राउंड की बात करें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा बहुत पहले से थी। बहुत सारे जजमेंट्स भी अगर हम देखेंगे तो उसमें ये बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर में इशू आते हैं कि इस रिलीजन में ये राइट्स जो हैं वो सही नहीं है, इस रिलीजन में ये राइट सही नहीं है। तो एक ऐसा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए ताकि सारे रिलीजन के लोगों को एक ही लॉ के तहत जो है हम रेगुलेट कर सकें। जैसे कि हमारे पास CRPC है, कोई भी क्राइम करे, किसी भी रिलीजन का करे, हम उनको सेम सज़ा देंगे।
तो यहाँ पे जो फिर अगेन जब 2022 का इलेक्शन होने वाला था लेजिस्लेटिव असेंबली का उत्तराखंड का, तो उस टाइम भी बीजेपी ने यही प्रॉमिस किया कि उत्तराखंड में सरकार आ जाएगी तो हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और अगेन जैसे कि आप सभी को मालूम है 2022 में उनकी सरकार आई और 27 मई को बीजेपी की बहुत बड़ी विक्ट्री के बाद उन्होंने उत्तराखंड में एक 5 मेंबर कमेटी बनाई। ये जो 5 मेंबर कमेटी थी ना, ये बेसिकली हेडेड बाई थी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा। इन्होंने इस कमेटी को हेड किया और इनके साथ और भी 4 लोग यहाँ पे बेसिकली थे, और इन्होंने कहा है कि अब हम अपनी रिपोर्ट जो है वो 2 फरवरी 2024 को सबमिट करने वाला है। हालांकि ये 2022 में ही आने वाला था, 2022 में ही जब ये सरकार आई थी तब इन्होंने कहा था कि हम 2022 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, और इस कमेटी को टाइम दिया गया था नवंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का। लेकिन अगेन ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, तो इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चला, बहुत सारी जो है मीटिंग्स वगैरह हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं 2.5 लाख यहाँ पे सजेशन इसमें लिए गए हैं बाय वे ऑफ लेटर, पोस्ट, ईमेल के ज़रिए या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी लिए गए हैं। उसके बाद सितंबर 2023 को 38 पब्लिक मीटिंग कराई गई, इस मीटिंग में भी बहुत सारे सजेशंस वगैरह लिए गए। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद फाइनली इस कमेटी ने कहा है कि हम अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। अब ये जो रिपोर्ट इनकी सबमिट होगी उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही बिल तैयार होगा, और ये बिल जो है वो 5 फरवरी, कहीं कहीं पर आपको न्यूज़ मिलेगा 6 फरवरी का भी, तो जो भी है 5 या 6 फरवरी को ये टेबल होगा। और टेबल होने के बाद हालांकि जैसा कि हमें मालूम है कि वहाँ पे बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो वो बिल वहाँ से पास हो जाएगा। तो अगर बिल पास हो गया तो जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। एक मुद्दा रहेगा कि हमने उत्तराखंड में कर दिया है, बाकी अदर स्टेट है जैसे कि गुजरात में भी कमेटी बनाई गई है, वो भी जो है हो सकता है आने वाले टाइम में वहाँ पे बिल इम्प्लीमेंट हो जाए। असम में भी बहुत बात चल ही रही है इसकी, तो असम में भी हो सकता है इसको चीज़ को देखा जाए और ये चीज़ वहाँ पे कर दी जाए। लेकिन अब बात होती है कि अगर यूसीसी आएगा उत्तराखंड में तो क्या क्या चेंजेस लेकर आएगा। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये एक तरह से जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा इन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जैसे कि लड़का और लड़की सबको बराबर जो है वो इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि मुस्लिम लॉ में जो है वुमेन के राइट को कम मिलता है, लेकिन आपको पहले वहाँ मेरा ये सजेशन है कि आपको पहले जाके वो पूरा चार्ट समझना चाहिए। जो इनहेरिटेंस का चार्ट है वो पहले किस तरीके की बात करता है, सबका एक स्पेसिफिक शेयर है वहाँ पे बताया गया है। जब लड़का लड़की दोनों होते हैं तब उस सिचुएशन में वो चीज़ों में चेंजेस आते हैं। दूसरा कि ये जो यूसीसी कहता है कि यहाँ पे जो है पॉलीगैमी, इद्दत और आपका हलाला का जो कंसेप्ट है, इसको प्रैक्टिस को ये रिजेक्ट करता है। तो मतलब अब ये प्रैक्टिस जो है वहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे इस चीज़ों को करने से मना कर दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये कह रहे हैं ये लोग कि ये वुमेन की रिक्वेस्ट पे हमने इन सब चीज़ों को हटाने की बात कही है। एज ऑफ मैरिज 18 और 21 जो है वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। और द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट। आप सभी को मालूम है लिव इन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशू होने लगे हैं आजकल। लोग साथ रहते हैं, जब झगड़ा हो जाता है तो उनके ऊपर रेप का केस हो जाता है या अदर केसेस जो है उनके ऊपर कर दिए जाते हैं, या फिर फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज वाला केस कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम करने के लिए, सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि जो भी पर्सन अब लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा उसको एक मैंडेटरी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा स्टार्ट का और टर्मिनेशन का उस रिलेशनशिप का। मतलब क्या, आपको गवर्नमेंट को जाके बताना पड़ेगा कि हम इस डेट से एक साथ रह रहे हैं और इस डेट से हम लोग एक साथ अब नहीं रह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी होगी। कोई भी इशू होगा तो गवर्नमेंट को कम से कम नॉलेज में चीज़ें रहेंगी और गवर्नमेंट उस चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगी। फॉल्स जो केसेस होंगे रेप के, सेक्सुअल हरासमेंट के, इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा बचा जा सकता है। तो कुछ हद तक अगर देखें तो यूसीसी अगर आएगा तो कुछ अच्छा भी है। कुछ चीज़ों में इसको देखा जाएगा कि जो हो सकता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को यहाँ पे कर्टेल किया जाए। तो अभी ये पूरा का पूरा जब आएगा तभी हम इसको यहाँ पे देखेंगे और किस तरीके के पूरा चेंजेस लाता है। क्या ये पूरा का पूरा मिक्सचर बनता है, जो भी हर रिलीजन में एक राइट हैं उनको यहाँ पे कर्टेल किया जाएगा, उनको मतलब वहाँ पे जो भी गलत राइट है वहाँ पे उनको ठीक किया जाएगा, या फिर एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इसको देखा जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी जब ये बिल पूरी की पूरी तरीके से आपका पार्लियामेंट में, और हम बात करें जो अभी उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें आ जाएगा। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब ये बिल पूरा का पूरा आएगा। आप हमें इस वीडियो में अपना रिव्यू बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में, और आप अगर वेट कर रहे हैं पूरे को पूरे इसके जो बिल है उसको का, तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। हम वो बिल आते ही उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। और आपके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको फॉलो करें, ताकि जो भी लीगल अपडेट्स हमारी तरफ से आती रहती है वो सारी लीगल अपडेट्स आपको मिलते रहे।
फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम एक डिटेल फॉर्म में आपको अवेलेबल होती रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।